अच्छा, अब शांति। शांति। फ्लूइड मैकेनिक्स बेटा हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और इस चैप्टर के लिए आपको पुराने नॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से एनएलएम की आवश्यकता है। अगर एनएलएम के बेसिक नॉलेजेस हैं आप लोगों के पास तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट इस चैप्टर में दिक्कत तब आएगी जब आप बीच में छोड़ दोगे। ठीक है, इसका रोटेशन से, सेंटर ऑफ मास से, इन सब से कोई लेना देना नहीं इस चैप्टर का। ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर क्या है तो आप ध्यान से देखो। अभी इससे जस्ट पहले आप चैप्टर पढ़ के आए सॉलिड के बारे में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है। सॉलिड के बारे में आपने पता किया कि सॉलिड कैसे बिहेव करता है, कैसे उसमें इलॉन्गेशन होता है, क्या एनर्जी स्टोर होती है, हमने ये सब पढ़ा था। अब हम यही चीजें फ्लूइड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज फ्लूइड। देखो एक्चुअल में लिक्विड बोलना सही बात नहीं है। फ्लूइड को बेसिकली बोला जाता है दैट कैन फ्लो। तो बेटा फ्लो तो एयर भी होता है ना, गैसेस भी तो होते हैं फिर फ्लो। तो बेटा मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को फ्लूइड में काउंट करूंगा, वाटर लिक्विड को भी और गैसेस को भी। ठीक है। तो फ्लूइड इज बोथ द स्टेट लिक्विड एंड गैस। लेकिन इस चैप्टर में मैं पढ़ने वाला हूँ फ्लूइड क्या है। तो बेटा आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है। ये आइडियल वर्ड इससे पहले देखा कहीं पे? कहाँ? नहीं, आइडियल कहाँ बताया? चलो मैं बताता हूँ आपको आइडियल पहले। देखो आइडियल का मतलब आप समझो कि अगर आप भगवान होते तो आप किसी भी चीज को किस तरीके से बनाना प्रेफर करते, दैट इज आइडियल। रियल में ये चीजें नहीं होती है, 100% नहीं होती है, कुछ मिलती जुलती होती हैं। तो मतलब मैंने आपको कहा कि आपको एक आइडियल बनाना है, मतलब यहाँ पर देखो एक्चुअली बेसिकली बात आप समझ के चलना, लिक्विड की बात कर रहा हूँ है ना। वैसे होता कौन सा है, गैस और लिक्विड दोनों होते हैं, मैंने ये बताया आपको। तो अगर आप भगवान होते तो लिक्विड कैसे डिजाइन करते, तो यही साइंटिस्टों ने सोच के डिजाइन किया। ठीक। पहली चीज, जो भी लिक्विड हम काम में लेने वाले हैं वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ये इनकम्प्रेसिबल क्या होता है? देखो जिसको बहुत बेसिकली आप समझ सकते हो, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल। लेकिन मैं इसको और अच्छे से आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई भी फ्लूइड है, उसको मैं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे देख लूं, जैसे मान लो एक कंटेनर है या एक पाइप है, ऐसा अजीब सा पाइप है, इसमें चाहे यहां पर मैं लिक्विड चेक करूं, चाहे यहां पर लिक्विड की डेंसिटी चेक करूं, हर पॉइंट पे क्या हो, डेंसिटी सेम हो। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि उसका कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है अगर अपन बोले तो डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। हर पॉइंट पे क्या रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, दो पॉइंट अज्यूम की गई थी, दूसरा पॉइंट अज्यूम किया गया था नॉन विस्कस। नॉन विस्कस, ये विस्कस क्या होता है? देखो इसको थोड़ा आराम से समझते हैं, नॉन विस्कस क्या होता है, फिर यहीं से फ्लूइड की डेफिनेशन भी निकल के आती है। देखो सॉलिड में दो बॉडी अगर दो सरफेसेस रिलेटिव मोशन करे तो अपन ने क्या बोला था, फ्रिक्शन बोला था। अगर दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो हम लोग फ्रिक्शन बोला करते थे। वैसे ही लिक्विड स्टेट में, फ्लूइड स्टेट में बेटा, अगर दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन को यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है, विस्कोसिटी। ठीक है। फ्रिक्शन की जगह पर फ्लूइड में क्या यूज करते हैं, विस्कोसिटी। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो लेयर्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो तो फ्रिक्शन ना हो। ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं लेयर क्या है, कौन से लेयर की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो बच्चों एक ग्लास में पानी था, ठीक है, मैंने उसको उल्टा किया, ठीक, और सडनली ग्लास को ऊपर उठा दिया। अब आप इसको बहुत स्लो कैमरा से देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको देखो फ्लूइड कैसे गिरता हुआ दिखेगा। सडनली जैसे ग्लास हटाया उसी शेप का होगा वो। ठीक है। फिर देखो गिरता हुआ कैसे दिखेगा, ये कुछ इस फॉर्म में आपको गिरता हुआ दिखेगा, इस फॉर्म में गिरता हुआ दिखेगा। सबसे ऊपर वाली लेयर ज्यादा तेज जाएगी, फिर उससे नीचे वाली लेयर थोड़ी सी और तेज, कम स्लो, फिर और स्लो और स्लो और स्लो। ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखते दिखेगा गिरता हुआ। बोले बात समझ आ रही है? सबसे ऊपर वाली लेयर ज्यादा तेज स्लिप करेगी, और ये लेयर वाइज लेयर स्लिप करेगी, और दो लेयर अगर स्लिप करेगी तो देखो नीचे वाले की स्पीड थोड़ी कम है,
ऊपर वाले की ज्यादा है, तो क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है? बिल्कुल है। और रिलेटिव मोशन होने की वजह से क्या इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा? आएगा। रियल में तो आएगा, लेकिन आइडियल हमने क्या बोला कि कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो क्या बोला हमने? नॉन विस्कस। यहीं से एक बात और समझ में आ रही है, इन केस अज्यूम, रियल में ये चीज स्पेस में हो सकती है, अर्थ पे अज्यूम करता है। मैंने ग्लास को बड़े ही जेंटली हटाया और एज इट इज लिक्विड ग्लास के शेप में रखा हुआ था, ठीक है, फैला नहीं, ग्लास के शेप में एज इट इज बना हुआ था। मान सकते हो ये बात? तो मैंने कहा बेटा ये ग्लास की शेप में ऐसे लिक्विड रखा हुआ था, मैंने ऊपर वाली लेयर पे हल्का सा भी शेयर स्ट्रेस लगा दिया। शेयर स्ट्रेस याद है ना? हल्का सा भी शेयर स्ट्रेस लगा दिया, क्या होगा? अगर विस्कोसिटी नहीं है तो फैल जाएगा, आया ना? लेयर्स के बीच में मोशन हो जाएगा। तो बेटा जो सब्सटेंस बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स को भी नहीं सह सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड। बात समझ आई? ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स को भी नहीं सह सकते उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड। बात समझ आई? पक्का? पहले ये नोट करो, फिर इस आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि फ्लूइड क्या होता है, सिंपल, तो आप बोलना जो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स को भी नहीं सह सकते, वो क्या होता है? फ्लूइड होता है, सिंपल। हाँ तो विस्कस में ही बताया मैंने, नॉन विस्कस, एक्चुअली में नॉन विस्कस बताया मैंने। विस्कस का मतलब जैसे मान लो वाटर और हनी दोनों को एक साथ एक एक ग्लास में भर रखा था, मैंने हटाया, हनी थोड़ा स्लो फ्लो करेगा, वाटर तेज फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि हनी के बीच में विस्कोसिटी है, ज़्यादा है। वाटर में भी होती है विस्कोसिटी, लेकिन अपन मान के चल रहे नहीं है, ठीक है? तो मैं नॉन विस्कस की बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ तुम लोग, लिखने से पहले अभी कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा दूरी कर देता हूँ। क्या एग्जाम्पल बोलो? चल एक काम करते हैं, जेली देखी आप लोगों ने, सबने खाई भी होगी आई होप। मान लेते हैं जेली है, जेली पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, क्या होगा? बिखर जाएगी क्या? नहीं, वो अपनी पोजीशन ऐसे जाके वापस रिगेन कर लेगी, यानी उसके अंदर विस्कोसिटी इतनी ज्यादा थी कि उसने मूव नहीं किया। बात समझ आई? इस वाटर के अंदर भी थी क्या इतनी ज्यादा विस्कोसिटी कि मूव ना करे? एक्चुअली में थोड़ा सा तो होता है, क्योंकि आप अगर वाटर ड्रॉपलेट को ऐसा हल्का सा कोशिश करो पुश करने की, नहीं जाएगा वो, थोड़ा सा तो होता है। लेकिन मैंने क्या कहा यहाँ पर? आइडियल, जिसमें विस्कोसिटी है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब हल्का सा भी ऐसे फूक मार दिया, ये बह जाएगा। ये थोड़े से भी फोर्स को सह नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट फोर्स लगाने के लिए कुछ है ही नहीं ना। इसको मैंने कहा नॉन विस्कस, और नॉन विस्कस फ्लूइड्स आर नोन एज आइडियल फ्लूइड। बस बात खत्म, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया। थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिकली फील कराया कि ऊपर वाली लेयर थोड़ी ज्यादा तेज फ्लो करेगी, नीचे वाली धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये चीज आप नोटिस भी करते हो, एक मंजिल से पतंग उड़ाना आसान है या 10 मंजिल से पतंग उड़ाना? क्यों? ऊपर तेज चल रही है, यही तो हो रहा है। प्रैक्टिकली तो नोटिस कर रहे हो ना आप, वहां पर एयर का प्रेशर, एयर थोड़ा तेज करती है। अच्छा, अब मैंने इसमें लिक्विड में मैंने जब पढ़ाया तब तो मैंने बोला फ्लूइड जो है वो गैस भी है और लिक्विड भी है। फिर मैंने यहाँ पर क्यों बोला लिक्विड? सिर्फ रीजन समझो। क्या हमारे गैस पार्टिकल्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्या? गैस इजीली कंप्रेसिबल होते हैं, तो इसलिए गैस ऑटोमेटिकली इससे बाहर चला गया। ठीक है, तो हम देखो 3 फेजेस में तीनों चैप्टर पढ़ेंगे। पहला हमने सॉलिड पढ़ लिया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विड के बारे में। इसके बाद अगला चैप्टर गैसियस के बारे में, गैसेस के बारे में आएगा, दैट इज थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, वहां पर गैसेस के बारे में पढ़ोगे आप। ठीक, आगे समझ में? एक्चुअली में देखो गैस, बोल लो तुम कि तुम्हारे पास कोई एक ऐसा गैस पार्टिकल है जो कंप्रेस नहीं होता, तो खुश हो जाओ, बट रियल में तो ऐसा होता नहीं है ना। इसलिए हम लोग वर्ड फ्लूइड यूज करेंगे, दिमाग में कॉमन सेंस हमेशा बना के रखना कि लिक्विड की ही बात हो रही। जब ये लिख लो तो इसके नीचे पॉइंट मैंने लिखवा, मैं जो बोलूंगा वो लिख लेना। द सब्सटेंस विच कैन नॉट बियर, द सब्सटेंस विच कैन नॉट बियर स्मॉल अमाउंट ऑफ shear फोर्स, shear स्ट्रेस या shear फोर्स भी बोल सकते हो आप लोग, shear फोर्स या shear स्ट्रेस,
इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। बोलो फ्लूइड समझ आया? पक्का? सारांश पेन लेके बाहर यहाँ आओ, पेन लेके मेरे पास आओ। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है? हाँ पेन, अरे मेरे पास आओ, मेरे पास, बाहर जाओ नहीं, बाहर आओ। चल ऐसे हाथ करो जरा सामने। देखो बच्चों, मैं इसके हाथ पे ना 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। सिंपल है ना? कुछ हुआ इसको? नहीं हुआ, इसने अपोज कर लिया। लगाऊं 10 न्यूटन का फोर्स? क्यों? अरे ऐसा क्यों? दोनों तरफ बराबर ही तो फोर्स लगा रहा हूँ। इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, इधर से भी 10 न्यूटन लगा दूं। यानी आपके दिमाग में तो क्लियर है, कुछ ना कुछ तो पंगा हो जाएगा, है ना? बस ये पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है? मतलब दिमाग में तो क्लियर है, कुछ तो चक्कर है यहाँ पर। तो क्या एरिया कम, आप लोगों में से कोई एरिया एरिया बोला था? एरिया से क्या लेना देना है इसका? एरिया जितना कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। ऐसा क्यों हुआ आपने प्रैक्टिकली देखा? अब जरा इसको बनाने की कोशिश करें। देखो मैंने दोनों तरफ फोर्स तो बराबर लगाया था, ठीक है? फोर्स तो बराबर लगाया था दोनों केसेस में, लेकिन दूसरे केस में इसमें हाथ में पेनिट्रेट कर जाता हुआ, अगर मैंने 10 न्यूटन लगा दिया होता तो, ठीक है? हाँ मानसी, गलती से हुआ होगा। आज मानसी ऑनलाइन कैसे है? गलती तो गया उसको। नहीं वैसे ऑनलाइन क्यों हो आप? हाँ, बेटा मेरी भी हो रही है, मैंने भी दवाई लेके ही आया हूँ बस, और मेरा गले से लग भी रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ तो चलो, एक्चुअली में क्या, वायरल के टाइम पे बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये सेम एयर को सर्कुलेट करता रहता है ना बार बार, तो सबके पास वायरस आते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आप लोगों ने मुझे कहा कि सर एरिया आपने ज़्यादा रखा तो प्रेशर कम लगा था, एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम। मतलब ये तो आप मान सकते हो कि प्रेशर के साथ एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, ठीक है? तो मैंने यहाँ नीचे ए रख दिया। वैसे इसको प्रैक्टिकली कभी मत बनाना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके, सिर्फ आपके दिमाग में जो समझ है उसी से मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब दूसरा केस मैंने उसी के साथ किया, टिप वाली साइड पेन की, और एक बार 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक बार 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब क्या होगा? 100 न्यूटन वाले में वापस पेनिट्रेशन हो जाएगा उसके हाथ में। तो एक बात मुझे बताओ कि फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा था प्रेशर, फोर्स जैसे जैसे बढ़ रहा था प्रेशर बढ़ रहा था, मतलब क्या मैं एफ अपॉन ए बोल सकता हूँ फोर्स प्रेशर को? बोलो यस और नो, एग्री करते हो? तब एक सिंपल सा मेरा सवाल, चलो फिर से एक बार इसको बुला ही लेते हैं। आ जाओ एक बार, हाँ पेन लेके आ जाओ, ठीक है? लेट अस सपोज, सपोज वो बनो, अच्छा आशीर्वाद मुद्रा में खड़े हो, हाँ। लेट अस सपोज कि इसके हाथ का जो एरिया है, इसके हाथ का या इस पेन के टिप का जो एरिया, हाथ का एरिया छोड़ो, इस पेन के टिप का एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या 1 मीटर स्क्वायर ही मान लो, ठीक है? मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ 1 न्यूटन का, ठीक है? और अब फोर्स लगा रहा हूँ 4 न्यूटन का। ज्यादा लगाया फोर्स मैंने? फील नहीं हुआ इससे ज्यादा फोर्स, क्यों? मैंने 4 न्यूटन, मैंने एक्चुअली फोर्स ज्यादा लगाया है। तो यार ये क्या चक्कर पड़ गया? अभी आप लोगों ने एंगल से तो कोई रिलेशन बताया नहीं था मुझे, ये क्या चक्कर पड़ गया फिर? एंगल से तो कोई रिलेशन ही नहीं था ना इसका। आपने तो बोला फोर्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। एक बार मैंने 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया और एक बार ऐसे लगाया, दोनों में फर्क पड़ गया। विश्वास नहीं हुआ तो मैंने फोर्स ज्यादा लगाया था, विश्वास करा दूं? है मेरे पास तरीका है और भी है। वो एक्चुअली में पेनिट्रेट नहीं हुआ ज्यादा। देखो यहाँ पर पंगा क्या है, 9th क्लास में अगर डोनेशन दिए बिना पास हुए होते तो पता होता तुम लोगों को, प्रेशर का फॉर्मूला ये होता ही नहीं है, ये गलत है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, नॉट फोर्स अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है? फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। वो फोर्स जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर हो उसे कहते हैं थ्रस्ट। मतलब कि अगर एक सरफेस पर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो ये फोर्स कभी भी यहां काउंट नहीं होगा,
यहाँ पर कौन सा फोर्स काउंट होगा? जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होगा। यानी कि फिलहाल अगर ये एंगल थीटा है तो ये कौन सा हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। आई बात समझ में? हाँ नहीं, अब छोड़ो उसकी बात मैं अभी नहीं करूँगा। इंजेक्शन को ऐसे लगाने के पीछे रीज़न कुछ और होता है, क्योंकि हमारी नर्व्स बिल्कुल सीधी होती है शरीर के अंदर। तो ऐसे लगाएंगे तो नर्व्स के आर पार नहीं हो जाएगी इंजेक्शन, इसलिए उसको इस तरीके से ब्लड फ्लो की डायरेक्शन में लगाया जाता है, या अपोजिट टू द फ्लो की डायरेक्शन में लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल, इसलिए टेंजेंशियली आप हमेशा उसको देखना, आप टेंजेंशियली इंसर्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, सीधा कभी भी नहीं लगाएंगे, इसका रीज़न यही होता है। चलो, यानी इस बात को बच्चों में एफ परपेंडिकुलर बोल दो तो भी मान जाओगे, एफ कॉस थीटा ना लिख करके। तो एक्चुअली में प्रेशर का फॉर्मूला होता है। आप लोग थ्रस्ट वर्ड क्यों याद रखना चाहोगे? कोई मतलब नहीं है, आपकी इच्छा तो ये याद रख लेना, वरना आप डायरेक्ट बोल सकते हो एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। आई बात समझ में कि नहीं आई? प्रेशर शुरू कर दो, नोट करना, फिर इसकी यूनिट वगैरह की बात करते हैं। क्या इसे अगला टॉपिक है? प्रेशर। प्रेशर तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, प्रेशर इज डिफाइंड एज अ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, हम्म, ये वाला लिख के ऐसा गलत कर देना। ठीक है, तो हमेशा सीधे उठा के मत रख देना फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया बस। ठीक है, समझ आया सबको इजीली? ये चैप्टर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे इस चैप्टर को बढ़ाते चलेंगे, इसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है। अगर पीछे का दिमाग से हटा दो कि फिजिक्स टफ होती है, तब तो टफ लगेगी, वरना बहुत ईजी चैप्टर है ये। ठीक है, मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, सीखने में एक्चुअली। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। डन, आगे चलो। अब एक छोटी मोटी चीज़ अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो लिख लो, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, इतना पढ़ चुके हैं। जाना चाहते हो तो लिख लो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डिनोटेड बाय रॉ, रॉ से डिनोट करते हैं इसे। अच्छा, इसकी प्रेशर की यूनिट वगैरह की तो बात ही नहीं की मैंने, यूनिट तो बात कर ले प्रेशर की एक बार। क्या यूनिट होगी बच्चों इसकी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की किलोमीटर स्क्वायर। तो देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन एक्चुअली में एक साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक नए नाम से पढ़ते हैं, क्या? पास्कल। ठीक है, अब इस यूनिट में कहानियाँ और भी आएगी बहुत सारी, तो कहानी आप बता देता हूँ। आप लोग एक ही यूनिट नहीं पढ़ोगे, बहुत सारी यूनिट्स पढ़ोगे। सबसे पहला 1 ATM। ये ATM क्या बीमारी है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या एनी टाइम मनी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक्चुअली में देखो फिजिक्स में ऐसे डिफाइन है, मैं इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ आप लोग को, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी बता देता हूँ। फिजिक्स में 1 ATM एज ए डिफाइन है कि सी लेवल पे जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, उसे 1 ATM कहते हैं। ठीक है, सी लेवल पे, सी के ऊपर जस्ट जो हमारा एटमॉस्फेयर भी तो हम पे प्रेशर लगा रहा है कुछ ना कुछ, उसी वजह से तो हम जिंदा है, वरना तो जिंदा ही नहीं रहते, फट जाते। अगर हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं लगा रहा तो हम ऐसे गुब्बारे की तरफ फटते, एक्सप्लोड कर जाते। ठीक है, उसके प्रेशर की वजह से हम जिंदा है। खैर अभी ये बताऊंगा मैं, धीरे धीरे समझ जाओगे आप लोग। तो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बहुत जान सकते हो, केमिस्ट्री में इसको ऐसे बताते हैं कि एक क्लोज कंटेनर में जिसमें प्योर वाटर है, ठीक है, तो उसको जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर देते हैं तो उसके वेपर्स जो उसी के सरफेस पे प्रेशर लगाते हैं, लिक्विड के सरफेस पे, उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर। ठीक है, तो जरूरत नहीं है, बाकी अभी समझ गए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कह रहा हूँ। सी लेवल पे जो प्रेशर है उसे हम क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या वैल्यू होती है इसकी? ये आपको पता होना चाहिए, 1.013
इंटू 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर लगा रही है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर, तब जिंदा है हम लोग। सोचो कितना कितना बड़ा अमाउंट है। 10⁵ कितना हो गया? 10⁵ अच्छा, एक के आगे अगर 5 जीरो लगाओ कितने होते हैं? पता नहीं है, वेरी गुड। 1 लाख पास्कल के आसपास प्रेशर लग रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद अगली यूनिट होती है 1 बार। 1 बार वैसे तो टॉर। 1 बार, 1 बार इज इक्वल टू, देखो इसको है ना ऑलमोस्ट इक्वल टू आप लोग मान सकते हो 1 बार को, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ATM बोल सकते हो, लेकिन रियलिटी में इक्वल नहीं होता है। रियलिटी में 1 बार जो होता है बच्चों, वो होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, लेकिन देखो लगभग ये बराबर बराबर से बात है, इसलिए बोल दिया। और एक लास्ट यूनिट, 1 ATM को आप लोगों ने ये 9th क्लास में बहुत बार वर्ड सुना होगा, 760 mm ऑफ Hg मर्करी, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये भी प्रेशर की यूनिट है। अब ये सब क्या होता है सब समझेंगे। Hg मर्करी, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी। अच्छा, Hg क्यों बोलते हैं, इसका एक्चुअल नाम क्या होता है? हाँ तो बताओ, चलो गूगल करना, इसको गूगल करना फिर बताना मुझे। ठीक है, Hg का मेरे को पता है एक्चुअली में नाम, लेकिन मैं तुम लोगों से गूगल करवाऊंगा, करके बताना। अच्छा, और पूछो आप लोगों से एक और चीज़। हाँ, उसमें MM ऑफ Hg में ही होता है, जो आप उसमें पढ़ते हो ना, सारा MM ऑफ Hg में। आपके BP मशीन में जो भी प्रेशर, ब्लड प्रेशर नापते हो ना, इसमें ही नापते हो। कौन कौन से साउंड पे नापते हैं? हाँ, साउंड ही बोलते हैं उसे। हाँ सही कह रहे हो, सही बोल रहे हो, वो साउंड ही बोलते हैं उसे, वरना वो हेडफोन क्यों लगाता डॉक्टर नापते वक्त? अब तो डिजिटल मशीन आने लग गई, लेकिन उसकी रीडिंग्स अच्छी है नहीं। तो जो एक्चुअली में जो मशीन बताती है ना, वो मुझे वही बताएगी, वो पंप करके जो बढ़ता है उससे चेक करते हैं, तो उसमें वो दोनों साउंड सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रेशर रिलीज करते हैं। बहुत महंगी मशीन आती है वो, ये डिजिटल वाली सस्ती लगती है। अरे बेटा वो बहुत कॉस्टली होती है, एक्चुअली में कॉस्टली होती है मर्क्यूरी की वजह से, मर्क्यूरी बहुत महंगा होता है। क्या? थर्मामीटर में तो बिल्कुल इतना सा मर्क्यूरी होता है, छोटा सा, तो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसका। ऐसा मरना तय है, कंफर्म है, बीमारी हो जाती है ना। नहीं, ये सब एक्चुअली में इसमें नहीं करता, मेटल के साथ करता है। मेटल अमलगम बनाता है ना, जैसे गोल्ड के साथ रख दो, गोल्ड को पूरा चबा जाएगा वो। किसी का मर्क्यूरी, किसी का नुकसान करना हो तो उसके गोल्ड पे मर्क्यूरी डाल देना, बेचारा का लाखों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड के ऊपर मर्क्यूरी डाल देना, फिर वो ढूंढता रह जाएगा मेरा गोल्ड गया कहाँ। हाँ, गोल्ड अमलगम बनाता है ना, सिल्वर कलर का प्रोडक्ट आता है उससे। आप प्योरीफाई कर सकते हो तुम लोग, लेकिन उस हर आदमी को थोड़ी पता केमिकल को ऐसे प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करना बहुत आसान है, मर्क्यूरी को रिएक्ट करवा देंगे अपन किसी भी चीज़ से, जिंक से डाल दो या सोडियम अमलगम बना लो, तो गोल्ड प्योरीफाई होकर अलग हो जाएगा। एल्यूमिनियम को खा जाता है, एल्यूमिनियम पर डाल दो एल्यूमिनियम खा जाएगा, ये हर मेटल को खा जाता है मर्क्यूरी लगभग। अच्छा, एक चीज़, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको जलने के लिए कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती? अब जलने के लिए हर एलिमेंट को वैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इकलौता एलिमेंट है जिसको रिक्वायर्ड नहीं होती, सोडियम नहीं होता। क्या? ना, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के जल जाता है वो। ऑक्सीजन खुद जलता ही नहीं है, ऑक्सीजन थोड़ी जलता है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है। जर्कोनियम, जर्कोनियम, ये तीनों अपने में लग गए। हाँ मैंने बताया हुआ है शायद एक बार पहले भी, जर्कोनियम। हाँ तो मैंने बताया, मैं मेरे को जहाँ तक ध्यान है मैं तुम लोग को बताया। खैर चलो, बहस बंद, अपन तो यही पढ़ेंगे, हमें नहीं पता, तुम लोग बेवकूफ़ हो। चलो डन, यूनिट समझ में आ गई। डेंसिटी रॉ से डिनोट करते हैं,
क्या डेफिनेशन हो गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अगला लिखो रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आर डी से डिनोट करते हैं इसे, आर डॉट डी, रिलेटिव डेंसिटी। ये सब हटा दो ना प्रेशर। अच्छा इसके अलावा और भी यूनिट्स होती है इसकी, बाकी मैं अब उन सबकी बात कर नहीं रहा। और बार अच्छा ये एम ऑफ एच जी यूनिट होती क्या है, तो ये अपन अभी समझेंगे अपने अगले टॉपिक्स पे, ठीक है। आगे टॉपिक्स आएंगे हमारे पास, उसमें सीखेंगे हम। लिखो रिलेटिव डेंसिटी आर डॉट डी। देखो जनरली आपको ये टर्म लिखा हुआ मिलेगा, वैसे बहुत आसान चीज़ है, कोई ऐसा टफ चीज़ नहीं है। तो इसका सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला ही याद रखना है, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कितनी होती है तो ध्यान रखना, ये वाटर की डेंसिटी या तो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। यानी अगर 1 मीटर क्यूब का बॉक्स बनाऊं मैं, उसमें पानी भरूं तो कितने लीटर आएगा, 1000 kg, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए उसका, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तभी। और ये तो पता ही होगा वाटर की डेंसिटी के बारे में, 4 डिग्री का कुछ रिलेशन होता है, मालूम है इसका प्रैक्टिकल बिहेवियर, 4 डिग्री पर सबसे डूब मरो मैक्सिमम। सर ये यूनिटलेस नहीं होती क्या रिलेटिव डेंसिटी? बेटा मैंने कहाँ बताई इसकी यूनिट रिलेटिव डेंसिटी की, ये तो मैंने वाटर के बारे में बताया। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी की तो कोई यूनिट ही नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इन लोगों में से कोई ऑनलाइन क्लास छोड़ के चला गया है ना, कौन गायब हुआ, एक कम हुआ है कोई, 90 लीव कर गए। हाँ 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 वो गायब है। चलो डन, क्लियर, इजी। आगे चलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्लियर हो गया हमें। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स की ये टर्म्स थे कुछ छोटे छोटे, अब फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला लिखो चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ, हाँ डेप्थ, मतलब जैसे जैसे आप फ्लूइड में डाउनवर्ड जाते जाते हो, ये आपको पता है अगर आप लोगों ने ऑनलाइन स्विमिंग सीखी है, सबको मालूम होगा डेप्थ में जैसे जाते हैं वाटर का प्रेशर बढ़ता है। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था इम्प्लोजन वाला, है ना, डेप्थ में जैसे जैसे जाएंगे वाटर का प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है और कितना बढ़ता है, क्वेश्चन ये है, डेप्थ में जाते हैं तो कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, तो मुझे ये समझना है, ठीक है। तो देखो ये कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है। मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस फ्लूइड का प्रेशर चेक करना चाहता हूँ। ये पॉइंट मेरे लिक्विड सरफेस से h हाइट नीचे है, ठीक है, h हाइट डेप्थ, ठीक। मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से एक क्यूबिकल बॉडी काट ली, या तुम्हारी इच्छा सिलेंड्रिकल काट लो, जैसी भी इच्छा वो काट लिया मैंने, ठीक है। काट के इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मेरा वो पॉइंट जिस पर मैं प्रेशर निकालना चाहता हूँ, बॉटम पे। अब इसको एक बार के लिए सोच के देखते हैं, क्या इस पे ऊपर से एक फोर्स नहीं लग रहा होगा एटमॉस्फेयर की वजह से, हाँ या ना, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मैं बोल देता हूँ पी नॉट, दैट इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर,
और जितने एरिया पे लग रहा है मल्टीप्लाई बाय ए। बोलो यस और नो। पी नॉट ए प्रेशर लग रहा होगा, एग्री। इस पॉइंट पर नीचे बॉटम वाले पॉइंट पर, बॉटम वाले पॉइंट पर, क्योंकि ये एक मास ऑब्जेक्ट है और नीचे एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी देख फोर्स लग रहा होगा इस पर, वो कितना लग रहा होगा। तो देखो समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये जो फोर्स मैं दिखाने वाला हूँ ये नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि एक सरफेस पे रखा हुआ है। और नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, जितना ये बॉडी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, यही होता। और ये बॉडी नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रही होगी, प्रेशर की वजह से। तो मैं इस पॉइंट पे प्रेशर का नाम देता हूँ पी ए, या पी ए लेते, चलो पी ए। यार ए लेना अच्छा नहीं है, कुछ और ले लेते हैं, क्या लो। नहीं, पी के नीचे सफिक्स लेना है। पी एट पॉइंट बी, इसको बी पॉइंट या एक्स पॉइंट बोल सकते थे अपन, बी बोल देता हूँ, ठीक है, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर प्रेशर इनटू एरिया। बोलो यस और नो। एरिया तो देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम है, मैंने क्यूबॉइड कर लिया था, क्यूबॉइड लिया था, कोई दिक्कत। और साथ के साथ नीचे एक फोर्स और लग रहा होगा जो इसका खुद का मास होगा mg। यस और नो, कोई दिक्कत। तो बताओ, एक बात बताओ, और ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। अगर अगर ये बॉडी, ये पार्टिकल मेरा इक्विलिब्रियम में, बी पॉइंट ऐसा थोड़ी ऊपर नीचे भाग रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ। अब जैसे मैं इसको पॉइंट वाइज ही समझता हूँ, नीचे की तरफ एक प्रेशर लग रहा था पी नॉट ए, पी नॉट ए प्लस, मतलब प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा था, प्लस mg। और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, पी नॉट पी बी इंटू ए, यही लग रहा है। क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, पी बी इंटू ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी। प्रॉब्लम ये है कि मुझे मास नहीं पता, मुझे इस फ्लूइड की डेंसिटी पता है। इसकी डेंसिटी दे रखी है रॉ, ठीक है। तो बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं एम निकालना चाहूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर वाला एरिया इंटू हाइट कर दूँ, आ जाएगा, हाँ या ना। तो क्या मैं मास की जगह इस वॉल्यूम को इधर भेज दिया मैंने, और वॉल्यूम की जगह लिख दिया एरिया इंटू हाइट, दैट इज एम हो जाएगा, हाँ कि ना। वहाँ पुट कर दो इस चीज़ को। तो देखो पी बी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस रॉ ए एच जी। एम की जगह ये रॉ ए एच रख दिया और जी की जगह एज इट इज जी, कोई तकलीफ। क्या सारे ए कॉमन आके कट जाएंगे, क्या बचा मेरे पास, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रॉ जी एच, रॉ जी एच, ठीक है। क्या बचा, रॉ जी एच। तो मतलब अगर डेप्थ की वजह से मैं बताऊं प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा, इस चीज़ को मैं इधर भेज दूं, तो ये देखो ये डेल्टा पी हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, वो कितना बचेगा, रॉ जी एच। मतलब मैं बोलूँ डेप्थ की वजह से कितना प्रेशर चेंज आया, रॉ जी एच। अब देखो वाटर की डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था, मतलब लिक्विड की डेंसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं होगी, रॉ कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। किस में चेंज आया, सिर्फ और सिर्फ एच में। तो एच में जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एच बढ़ाओगे प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, पक्का, डन। अगर मैं बोलूँ कि ग्राफ बनाए इसके लिए, प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू हाइट, देखो ये प्रेशर, ये हाइट, इस एक्सिस पे प्रेशर लिया, इस एक्सिस पे हाइट लिया। सबसे टॉप पे प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, मतलब पी नॉट से प्रेशर चालू हुआ, इस पॉइंट को नाम देता हूँ पी नॉट, ठीक। और जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते गए प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हाँ कि ना। जैसे जैसे नीचे जाते गए वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा था, लीनियरली बढ़ रहा था, क्योंकि एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा हो जाएगा इसका ग्राफ। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा दूसरी बात, ये ग्राफ अगर तुम लोग ध्यान दो तो y इक्वल टू mx प्लस सी ही है, याद है। y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। इंटरसेक्ट फॉर्म नहीं देखा था क्या, ये इधर लिखता हूँ, ये इक्वेशन वापस लिखता हूँ, देखो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रॉ जी इंटू एच, ये लिखा मैंने, ठीक है। इसकी शक्ल मिलाने की कोशिश करते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स,
देखो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ ये होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसे लाइन की, और ये c क्या होता है, ये वाला कट इंटरसेप्ट बोलते हैं, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो मैं अगर इसमें शक्ल मिलाऊं तो m की जगह मुझे क्या दिख रहा है इस ग्राफ में, रॉजी, मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका स्लोप थीटा बोलूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, रॉ इंटू जी। खत्म कहानी, टॉपिक खत्म। ये थोड़ा सा मैंने एडिशनल बताया आपको, बाकी वो सब आपके काम का। हाँ हाँ, तभी तो बोला मैंने, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए था ये सब, मैं नहीं भी बताता तो भी। किसी ने मैसेज किया, कौन है? क्या चीज़, थ्योरी, चेंज इन प्रेशर अपन ने यहाँ से डायरेक्ट निकाला ना, पी वी माइनस पी नॉट क्या होगा, रॉजी एच। कोई थ्योरी वोरी नहीं है। लिखनी है तुम्हारी इच्छा है, जो समझा है वो लिख दो, जो समझ में आया वही लिख देना। तो आपसे इसमें क्या क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द प्रेशर डेप्थ कर्व, सीधा आंसर दे सकते हो रॉजी। इसको आप लोग टेन थीटा की जगह ना स्लोप लिख देना, मतलब टेन थीटा और साथ में स्लोप। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू हाइट। आज वो आई क्यों नहीं वैसे नब्बे, जब वृंदावन में है। हम्म? सब ऐसे ही चल रहा है। एक्चुअली में क्या, मेरा गला चौक हो रखा है, तो मेरे ब्रेन सिग्नल दे रहा है कुछ अटका हुआ है, उसको बाहर निकालना है, तो इसलिए वही कब सा है। डन। एक पॉइंट लिखो, ये तो अपन ने कैसा देखा है, वर्टिकल डेप्थ की वजह से, वर्टिकल डेप्थ की वजह से। लेकिन अगर मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टली, अगर मैं यहाँ पर 3 पॉइंट बनाऊँ ए बी सी, तो प्रेशर में क्या डिफरेंस रहेगा। हाँ, सेम लगेंगे, मानते हो, तो लिखो, इफ acceleration of fluid is zero, if acceleration of fluid is zero, if a is equal to 0 होगा, then only pressure, then only pressure on the same vertical height
इज कांस्टेंट, या सेम बोल सकते हो, है ना। सेकंड पॉइंट लिखो, प्रेशर एट एनी पॉइंट इज आइसोएंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं ना, आइसेंट्रोपिक इन नेचर। ये क्या होता है? थर्मो पढ़ा है तुम लोग, बताओ क्या होता है। सर पॉइंटिंग के बाद क्या था? पॉइंट ए के बाद बी, दूसरा पॉइंट बता, एक मिनट रुक जाओ। So pressure at any point is आइसेंट्रोपिक इन नेचर, आइसेंट्रोपिक इन नेचर क्या होता है आइसेंट्रोपिक? हाँ सर एक बार लिख दीजिएगा, पॉइंट को समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। क्या है? आई एस, आइसो एंट्रोपिक है ना, आइसो फिर ई एन टी आर आई पी आई सी, एंड आइसेंट्रोपिक। आइसो फिर एंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक, टी आर ओ, आइसो एंट्रोपिक होगा। ओ ठीक है, वही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। मेरी स्पेलिंग्स बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे जैसे मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ठीक है, मन होता तब वो लिख देता हूँ। नहीं बेटा, क्या है, मेरे और भी सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं, मैं ये मानता हूँ, मेरे और सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरा सबसे बर्बाद सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में मेरे को अपने आप से उम्मीद है कि मैं शायद चौथी क्लास के बच्चे से फेल हो जाऊँ। मुझे अपने आप पे विश्वास है पूरा। खैर ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती है, आती है इंग्लिश, आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश ऑल्सो, बट राइटिंग में मेरा ख़राब हो गया, और 10th क्लास के बाद ख़राब हुआ। पहले राइटिंग इंग्लिश बहुत अच्छी थी मेरी, बहुत अच्छी थी, मैं राइटिंग बहुत अच्छी करता था इंग्लिश में। बट फिर मेरी एक मैम थी जिन्होंने काफ़ी मुझ पर प्रेशर बनाया कि स्पेलिंग्स याद नहीं करते, बनाते हैं। और फिर मैंने बनाना शुरू किया स्पेलिंग, फिर एक ही पैराग्राफ में एक ही वर्ड के 4 स्पेलिंग्स बनती थी। ठीक है, फिर मेरी इंग्लिश जाके ख़राब हुई है। हाँ, हो सकता है वही सेम टीचर रही हो। क्या नाम था? नाम क्या था यार? नाम तो उनका भी यही था शायद, हेल्दी से, फिर नहीं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका अभी इस टाइम पे, लेकिन मैं लेना भी नहीं चाहूँगा नाम। वैसे अच्छी थी मैम, दूसरी मैम जो थी वो इंग्लिश की, वो बड़ी अच्छी थी, बट संयोगवश उन्होंने लास्ट में 1 महीने ही पढ़ाया, तब तक हमारी इंग्लिश बर्बाद हो चुकी थी। और ऐसा नहीं है, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, हो सकता है उन्होंने सही चीज़ सोच के सिखाई होगी, कुछ मैं नहीं समझ पाया। कई बार क्या होता है, हम लोग चीज़ें गलत समझ देते हैं और ब्लेम टीचर पे कर देते हैं, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। हो सकता है उन्होंने अच्छा ही बताया हो, मैंने गलत राह पकड़ ली। ठीक है चल। ये बात क्लियर है? कुछ एक क्वेश्चंस देखें इजी इजी से, आसान आसान से। क्वेश्चंस की फॉर्म में बनाना है ना। ये पहला कंटेनर ए है बच्चों, इसमें यहाँ तक h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। ये कंटेनर बी, ये मेरा कंटेनर सी। ठीक है, हाँ, क्या होगा, क्या हो गया, क्या हो? हाँ तो कंटेनर मान लो, पाइप मान लो, तुम ऐसा पुपाड़ी बजाते हो मान लो। ठीक है, तीनों में पानी भरा हुआ, तीनों में पानी भरा हुआ था। ये तो ऑब्वियस से आपको देख के समझ में आ रहा होगा, सबसे ज़्यादा वाटर का वॉल्यूम इसमें होगा, अगर ऊपर का क्रॉस सेक्शन सबका बराबर मान लो, सब ज़्यादा इसमें होगा, इसकी कहानी अलग रखते हैं।
प्रेशर मतलब वाटर तीनों में सेम लेवल तक भरा हुआ है, ठीक है, एच हाइट तक तीनों में। मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ रैंडमली बॉटम पे, ए बी सी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। मेरा क्वेश्चन है कि पी ए, पी बी एंड पी सी तीनों में से किसका प्रेशर ज़्यादा होगा? तो तीनों में इक्वल हो। ठीक है, ये बात समझ आई, तीनों में इक्वल होना चाहिए क्योंकि सेम हाइट पे है। दूसरी बात ये चीज़ कभी भी बोलने से पहले एक चीज़ नोटिस करना, क्या फ्लूइड का एक्सेलरेशन जीरो दे रखा है? अगर नहीं दे रखा कोई एक्सेलरेशन मतलब जीरो है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि हाँ हमारे तीनों का प्रेशर क्या है, बराबर है। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। रीज़न देखो, आपको सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। फ्लूइड सेम है, सेम हाइट पे है। फ्लूइड अलग अलग हो गया तो भी नहीं होगा सेम। जैसे इसमें मर्क्यूरी भर दूँ, उसमें वाटर भर दूँ, अब अलग अलग आ जाएगा प्रेशर, क्योंकि डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है ना। सेम फ्लूइड है, सेम हाइट तक है, तो प्रेशर सेम होगा। डन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहले ये डायग्राम बना लो, फिर 2 पे चलते हैं। तारा सिंह ने अपना व्हाट्सएप नाम भी तारा सिंह ही रख रखा है। हाँ हाँ, पूछ लो। तारा सिंह अच्छा नाम लगा उसको, अच्छा नाम है भी वैसे। और जब से वो तरबूज वाला एग्जाम्पल करवाया था तब से तो खास तौर पे ट्रक पे जंप मारा था ना इसने, याद है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ये बना लिया। अच्छा, अब तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, चैप्टर नहीं लग रहा, बोरिंग है रोटेशन जैसा? हाँ नहीं, ये अच्छा चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आता है इसको पढ़ने में। यहाँ पर कुछ गजब गजब की फिजिक्स सिखाऊंगा। खेतों में जुताई क्यों की जाती है? कौन सा? वो भी इसी में आएगा। एक येलो लाइन दिया जाता है, उस येलो लाइन से पीछे खड़े हो, आगे खड़े मत हो, क्योंकि ट्रेन ऐसी जगह है अगर तुम उस येलो लाइन के आगे खड़े हो और कोई राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है तो आपको खींच लेगी अपनी तरफ, ठीक है। सब बताएगा ये, फ्लूइड मैकेनिक्स अभी आएगा टॉपिक। अभी तो स्टैटिक फ्लूइड पढ़ रहे हो, फिर डायनामिक्स पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे सरफेस टेंशन, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। एक महीना ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, पूरा लगाऊंगा इसमें, पूरा एक महीना चलेगा चैप्टर। हाँ तो वो तो छोटा सा चैप्टर था, फ्लूइड मैकेनिक्स है। एक महीना ये खाएगा, एक महीना थर्मोडायनेमिक्स खाएगा पूरा। हाँ मतलब थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आप लोग सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स मत समझना, उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज होता है, फिर हीट ट्रांसफर होता है, फिर वो थर्मोडायनेमिक्स होता है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ मिलाकर मेरी तरफ से ये, और फिर ग्रेविटेशन आधा महीना हो, तो अब आपका लगभग 2.5 महीने का कोर्स मेरी तरफ से और बचा है। 2.5 महीना जोड़ना आता है? जोड़ के देखो, अगर सब कुछ आइडियली चलता रहा, अगर मुझे ज़्यादा लेक्चर्स लेने पड़े तो बढ़ भी सकता है, ठीक है। हाँ तो उससे तो बहुत पहले हो जाए। मेरी कोशिश रहेगी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में इस हिसाब से सिखा दूं कि आप लोगों को सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत हो, इससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ी इसकी मैंने, हम लोगों को तो जीना आराम कर देता था चैप्टर, ये सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक्चुअली में मैकेनिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप लोगों को रियलाइज होगा 12th क्लास में। अभी आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट 12th क्लास में रियलाइज होगा कि नहीं बहुत अच्छी चीज़। नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स तो देखो, मैकेनिक्स तो मैं ईमानदारी से बताऊं, बुरी चीज़ रोटेशन लगी थी उस टाइम पे, कुछ समझ ही नहीं आया था पहली बार जब पढ़ा था, एक वर्ड समझ नहीं आया मुझे रोटेशन का, सच बता रहा हूँ। जब तक तो रोलिंग मोशन पे सर पहुंचे थे ना, तब तक तो मेरी ऐसे गुर्दी लेवर सही में गिर गए थे, मुझे नहीं आया था समझ में। क्या? हाँ रोलिंग मोशन वाला ना, वो टॉपिक था भी बेटा, वो अच्छा टॉपिक था। वो अगर समझ में एक बार क्लिक कर गया ना, तब तो फिर आपको यूं मजा आएगा उसको पढ़ने में, रोलिंग में। और नहीं क्लिक किया तो आप उस टॉपिक से डर जाओगे और फिर आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दोबारा समझने में कभी नहीं आता उसमें।
अभी पांचवा आ रहा है ना समझ में। चल दूसरा क्वेश्चन मेरा, एक कंटेनर है, ये अजीब सा एक कंटेनर है, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है मान लो, है ना, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल कंटेनर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक, फ्लूइड भरा हुआ है। मैं इसमें 3 पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको ए बी सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये तीनों ना यहाँ से सेम हाइट में, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि पी ए, पी बी और पी सी में क्या रिलेशन होगा। आसान सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड सी। मैंने पूछा ये 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए बी सी तीनों हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे हैं, और मेरा क्वेश्चन है कि पी ए, पी बी, पी सी के बीच में क्या रिलेशन होगा। मानते हो ये चीज, कोई प्रॉब्लम तीनों नहीं? का प्रेशर इक्वल हो। अरे वाह यार, तुम लोग गजब के बच्चे हो, 1 सेकंड में आंसर देते हो मुझे। क्यों? क्योंकि तीनों की सेम हाइट है। क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं इसमें, क्या पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों अगेन सेम हाइट पे हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो ए और सी के ऊपर कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है, ऊपर कोई फ्लूइड नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, तीनों सेम हाइट पे हैं, अब प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होगा, पी ए, पी बी, पी सी। मतलब तीनों के मतलब क्या फ्लूइड नहीं है? क्या बेटा? सब क्वेश्चन एक बार रिपीट करिएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस ए के ऊपर की तरफ फ्लूइड का है, वाटर तो है ही नहीं, फिलहाल मैं वाटर बोल देता हूँ, वाटर तो है ही नहीं इसके ऊपर, इसके ऊपर तो कंटेनर आ गया मेरा, ठीक है, ए और सी पे। सर अभी भी तीनों का सेम होगा। क्यों होगा, क्यों हो जाएगा सेम? बेटा हाइट, लेकिन आप ये तो सोचो कि वाटर की वजह से तो हाइट है ही नहीं इसमें। सपोज वाटर के कंटेंट में तो है ना वो वाला पॉइंट। उससे क्या फर्क पड़ता है? सब पेंडिकुलर फोर्स लगाता है वाटर बॉल पे। तो कुछ बच्चों ने मुझे ये आंसर दिया है, पी यही वाला, कुछ बच्चों ये आंसर दिया है, कुछ बच्चे मेरे को आंसर दे रहे हैं पी ए इज इक्वल टू पी सी इज लेस देन पी बी। कुछ बच्चों का आंसर जो आएगा वो आएगा पी ए, पर ये तो मैं गलती दे ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ। गलत ऑप्शन दिया ही है मैंने। चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ये जो मैं लिख रहा हूँ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है, चलो छोड़ो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पी ए इक्वल टू पी सी इक्वल टू 0 और पी बी इज इक्वल टू कुछ होगा, नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन डी। अब बोलो ये 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए के साथ कितने लोग? ठीक है, 2 बच्चे, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए ए के साथ, ठीक है। चलो ऑप्शन ए के साथ 3 बच्चे, ऑप्शन बी के साथ कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 12 बच्चे, मेजोरिटी जीतती हुई दिख रही है आज तो। ऑप्शन सी, मैंने बोल ही दिया था गलत है तो कोई दिमाग ही नहीं लगाया। ऑप्शन डी, नहीं, तो बी, इसके साथ 2 बच्चे आए, तो अगेन दिस इज नॉट, अच्छा 3 बच्चे हो गए सी के साथ, डी के साथ। चल तो ऑलवेज मेजोरिटी डजंट विंस। पर ये हुआ क्यों पता है? ये लिक्विड कॉलम की वजह से नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ और चक्कर पड़ रहा है।
देखो एक्चुअली में वो परपेंडिकुलर फोर्स है कौन सा फोर्स है वो परपेंडिकुलर है कौन सा फोर्स, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो समझो, क्या ये लिक्विड कॉलम मेरे इस कंटेनर के साथ कांटेक्ट में है? कांटेक्ट में होने की वजह से क्या इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा? और इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। सेम इस पे भी लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही? दो कंपोनेंट टूटे। अब देखो ये सामने वाले जो कंपोनेंट थे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, लेकिन वर्टिकल ऐड हो रहे हैं, मतलब नीचे क्या लगा रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, इस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर बी के बराबर होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ए और सी का प्रेशर बी के बराबर है, क्यों? ड्यू टू इट्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को लिख लो, ये बराबर तो है, क्यों? ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द कंटेनर एट ए एंड सी। बी वाले में कोई नॉर्मल रिएक्शन चाहिए भी नहीं था, उसकी तो हाइट है, तो rho GH। तो मैं यहाँ पर आंसर दूंगा, इसमें लास्ट में rho GH इक्वल टू rho GH ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड सी। ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड सी, द सेम प्रेशर is at every horizontal point, या सेम प्रेशर एज बी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट वर्क कर रहा होता है नॉर्मल रिएक्शन का, वर्टिकल कंपोनेंट। बेटर वे में इसको बोल सकते हैं ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, वो सबसे अच्छा आंसर होता है। अगर ऐसा प्रैक्टिकली देखने से मुझे पता चला, प्रैक्टिकली कैसे, तो तुम क्या इस पॉइंट पे किसी पार्टिकल को इधर उधर भागते हुए देख रहे हो क्या? इक्विलिब्रियम पे है वो, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन उतना ही फोर्स लग रहा है। अगर प्रेशर डिफरेंस हो रहा होता ना, पॉइंट इधर उधर मूव करता। ठीक है ना, अगर प्रेशर डिफरेंस होता तो पॉइंट मूव करने लग जाता, क्योंकि प्रेशर के डिफरेंस से फोर्स आ जाता है। ठीक है, सेम प्रेशर पे। इसका एक्सप्लेनेशन यही है, क्योंकि अगर अगर ऐसा नहीं होता तो तुम प्रैक्टिकली देखो ना, पॉइंट मूव थोड़ी कर रहा है। ऐसा तो कंटेनर के पास जो लगा हुआ पॉइंट होता ना, कंटिन्यूसली पता है ऐसे भाग रहा होता, ये इधर भाग रहा होता, ये इधर भाग रहा होता, फिर इसकी जगह दूसरा पॉइंट आता, फिर कंटिन्यू यही साइकिल चलती रहती, वाटर में टॉर्नेडोज बनते रहते। ऐसा हो रहा है क्या? प्रैक्टिकली पॉइंट क्या है, रेस्ट में। अगर इस चीज़ को समझना, एक चीनी का बड़ा वाला मोटी मिश्री होती है ना, मशीन कट जो मोटी चीनी होती है, एक्चुअली मिश्री बोलते हैं लेकिन वो चीनी होती है, तो वो मोटी चीनी का दाना रख दो यहाँ पर, चिपका देना यहाँ पर, देखना घुल जाएगी खुद। घुलती है क्या? नहीं घुलेगी, खुद नहीं घुलेगी। क्यों? क्योंकि बेटा वो पॉइंट रेस्ट में। ठीक है, मूविंग होती तो घुल जाती। डन, क्लियर हुआ? थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लाऊं, कैलकुलेट करवा दे नॉर्मल रिएक्शन है कितना, कैलकुलेट करवा देते हैं थोड़ा सा, कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। चलो पहले आसान आसान थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। क्या? नहीं, मैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रेशर डिफरेंस से निकाल, मास वगैरह पता हो, प्रेशर डिफरेंस से निकाल देंगे। चलो पर क्या हो गया, यहाँ जितना प्रेशर लग रहा है, यहाँ जितना प्रेशर लग रहा है, नेट फोर्स निकालो ना, mg प्लस नीचे लगने वाला, ये ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, और इस कंटेनर की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे लग रहा है, सब इक्विलिब्रियम में होंगे, उससे निकाल सकते हैं ना, तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना पूरा। थीटा की आवश्यकता नहीं, उससे नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट पूछेगा तुमसे वो। चलो, तो एक डिफिकल्ट सा प्रश्न लेता हूँ मैं डायरेक्ट, इजी क्वेश्चन लेने से कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब जानते हो आप लोग? यूट्यूब यूट्यूब पता है ना सबको? अरे वो वाला यूट्यूब नहीं, यू शेप की जो ट्यूब होती है, ठीक है, यूट्यूब। चलो अगला क्वेश्चन यूट्यूब का है। वैसे मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके फ्लूइड के, लेकिन अभी
आराम आराम से करते हैं, एक आध यूट्यूब का भी देख लेते हैं। इसमें दो इनसॉल्युबल लिक्विड्स थे बच्चों, ये आपस में एक दूसरे में सॉल्व नहीं, मतलब मिक्स नहीं हो जाते, ठीक है। मैं इसको अलग शेप में बना देता हूँ ताकि आप समझ, ये दूसरा लिक्विड है, ठीक। एक लिक्विड तो वाटर है आपके पास, दूसरा कोई और चीज़ है, सब्सटेंस है। px किसे बोले इसने, देखो मैंने बॉटम के किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में इसकी हाइट नापी, ये हाइट थी एच एक्स, ठीक है। मैंने कोई एक पॉइंट के रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी हाइट देख रहा हूँ, ये एच एक्स थी जो गिवन डेटा है आपको, और इसकी जो हाइट गिवन थी बच्चों ये थी एच ऑफ वाटर कॉलम, इसकी डेंसिटी रॉ वाटर, इसकी डेंसिटी रॉ एक्स, ठीक है, रॉ एक्स, और हाइट दे दी आपको, ठीक है। आपको ये गिवन है और आपसे पूछा है कि रॉ एक्स की वैल्यू बता, एक्चुअली में रॉ एक्स गिवन नहीं है, रॉ एक्स पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रॉ एक्स। क्या आपको हाइट का हाइट गिवन है, ये एच डब्ल्यू है, एच ऑफ वाटर, और ये एच एक्स, नहीं नहीं रेस्ट में, ये सिस्टम रेस्ट में पूरा। एक्चुअली में क्या हुआ कि ये वाटर जो कॉलम था वो मुझे नहीं पता कैसा है, ये आपको पता है ना कि अलग अलग लिक्विड भरने से ये अप डाउन पे हो जाता है, ये मालूम है नहीं पता, प्रैक्टिकली मालूम है ना, सेम लिक्विड होगा तो ये हमेशा बराबर लेवल पे रहता है, वाटर लेवल जिसे बोलते हैं, आपके घर में कभी कंस्ट्रक्शन चला होगा तो मार्क करने के लिए वाटर लेवल का ही काम लेते हैं वो लोग, तो उसमें ये सेम लिक्विड रहता है तभी वो चीज़ सेम होगी। अगर एक तरफ ऑयल भर दो एक तरफ वाटर भर दो तो कभी बराबर लेवल पे नहीं है, नहीं समझ आया, पक्का ना। चलो एक आध मिनट दे दूं, अच्छा आकाश से जो बारिश की बूंदें गिरती है कितनी ज़्यादा हाइट से गिरती है बारिश में, कितनी हाइट से गिरती है, मान लेते हैं चलो बहुत कम, 1 किलोमीटर से गिर रही है, 1 किलोमीटर, बहुत सिंपल, वहाँ से ड्रॉप हुई, अर्थ के एक्सेलरेशन ने उसे खींचा, उसकी वेलोसिटी ग्राउंड तक आते आते कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s बोल सकते हो, वी स्क्वायर यू तो जीरो ही है, तो रूट वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 × 10 × 1000 बोल सकते हैं, हाइट 1000 1 किलोमीटर, और ये हो जाएगी ऑलमोस्ट 1.7 सॉरी 414, तो 141.4 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड सिर्फ 1 किलोमीटर से हो जाएगी उसकी, और ये इतनी स्पीड है कि अगर आपके सर के ऊपर गिरे ना तो आपके सर में छेद कर दे, फिर ऐसा होता क्यों नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है। सर दोनों इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है, नहीं बेटा हाइट अलग अलग है, एक्स मैंने तो सिर्फ आपसे रॉ एक्स की वैल्यू पूछी है, रॉ एक्स क्या होगा, तो रो एक्स नहीं बेटा इक्वल होता तो फिर हमेशा ये इक्वल हाइट पे होते, अगर इक्वल आ जाता तो
हाँ बेटा, जो लोग ड्रॉपर बच्चे हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा ऐसा क्यों होता है वाटर का। ये भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। पढ़ा है टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स थ्योरम, वो रीज़न होता है इसका, आप लोगों को नहीं पता है, ये भी इसी चैप्टर में जानेंगे कि बारिश की बूंदें हम पे धीरे धीरे क्यों गिरती हैं। मज़ा आता है, सफर हो जाता है बारिश में, तेज बारिश में स्नो मतलब हल्का, तो शेप से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता। सर हाँ बालक, सर क्योंकि बारिश की बूंदें एक दूसरे से एटमॉस्फेयर के अंदर ही टकरा जाती है तो उनकी वेलोसिटी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। So 1/hx minus hw जी आ रहा है। चलो मैं देखता हूँ, मैं सॉल्व करूँ। ये अलिंजय, तुम भी बेचने लग गए क्या लैक्मे आइकॉनिक काजल हैं? चल देखो, जो मैंने रेफरेंस पॉइंट माना था, ऊपर से तो दोनों ओपन थे, तो मैं पहले इस तरफ के कॉलम का पूरा प्रेशर देखता हूँ इस पॉइंट पे कितना आ रहा होगा। देख सकते हैं, देखो एक तो इस हाइट की वजह से लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर आ रहा होगा और एक एटमॉस्फेरिक वजह से, तो मैं ये बोल सकता हूँ पी नॉट प्लस रॉ डब्ल्यू जी इंटू एच डब्ल्यू। ये प्रेशर यहाँ पर दिख रहा होगा इसकी वजह से पूरा, हाँ कि ना, समझ आया नहीं आया? अब इसकी वजह से देखते हैं, इसकी वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, देखो दो दो लिक्विड आ गए बच्चों, एक एक लिक्विड है। अब क्या करें, लफड़ा हो गया। देखो अब अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करने बैठ जाऊँ ना, पहले मैं एक बार सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ से तो प्रेशर पी नॉट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस रॉ एक्स, पर ये वाली हाइट मेरे को पता ही नहीं कि इस कॉलम की हाइट होगी कितनी, ये कहाँ पता है, सॉल्व ही नहीं कर सकता, प्रॉब्लम हो गई। समझ गए ना? तो क्वेश्चन उठा के सीधे डायरेक्ट हिट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर दोनों का प्रेशर आएगा, वाटर कॉलम का भी और इसका भी। फिलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ कि अगर ये वाली हाइट H1 रही होती और ये वाली हाइट यहाँ से H2 रही होती, तो मैं यहाँ पर लिखता रॉ जी H1 मतलब ये प्लस रॉ वाटर है जी इंटू H2। समझ आया कि नहीं आया? और ये दोनों बराबर होते, क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट के प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है? तब मुझे ऐसे सॉल्व करना पड़ता, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले तो नॉट सॉल्वेबल, इनसफिशिएंट डेटा का क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पर पहले पार्ट में डाल दो इनसफिशिएंट डेटा। ठीक है, आगे से ध्यान रखना कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के मत कर देना, सीधा जो दिख जाए उसी को सॉल्व कर देता, ठीक? अब दूसरा क्वेश्चन मैं बदलता हूँ, क्वेश्चन चेंज करता हूँ, अब आप लोग फटाफट कर दो। इस बार क्या किया है मैंने, आपको एक रेफरेंस पॉइंट लिया है यहाँ से, ये रेफरेंस पॉइंट लिया, तो आप फिर से अगेन बोल सकते हो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है, तो ये वाला प्रेशर आपको रॉ डब्ल्यू दे रखा है और ये वाला प्रेशर रॉ सॉरी हाइट आपको एच डब्ल्यू दे रखा है और इसका एच एक्स दे रखा है, ठीक है यहाँ तक का। तो आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रॉ एक्स, तो अब निकाल दूं मैं फटाफट यहीं पे ही। देखो अब क्या हो जाएगा, उधर की तरफ तो प्रेशर वापस से वही, इस रेफरेंस पॉइंट के लिए ऊपर एटमॉस्फेयर से लगने वाला प्रेशर पी नॉट प्लस रॉ डब्ल्यू जी एच डब्ल्यू बोल सकते हैं। दूसरी तरफ क्या लगेगा, पी नॉट प्लस रॉ किसका, एक्स का प्लस जी और एच एक्स, पी नॉट से पी नॉट गुजर गया, ठीक है? जी से, अब देखो जी से जी भी कट जाएगा,
मेरे पास बचा रॉ डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू इज इक्वल टू रॉ एक्स इंटू एच एक्स। मुझे रॉ एक्स चाहिए था, एच एक्स को मैंने डिवाइड में भेज दिया, तो मेरे पास ये बचा ऑप्शन। अब आप ज़रा प्रैक्टिकली इसमें देख के बताओ फिगर में, एच एक्स की वैल्यू ज़्यादा है या रॉ एक्स की, सॉरी एच एक्स की ज़्यादा है या एच डब्ल्यू की? एच एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये रेशो मेरे पास ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 मिलेगा क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है। और बेटा किसी लेस देन 1 क्वांटिटी से एक दूसरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर की वैल्यू बड़ी है या छोटी है? अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन देखूं, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ फिलहाल, रॉ डब्ल्यू, आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा काम कर जाए, रॉ डब्ल्यू अपॉन रॉ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन एच डब्ल्यू। अब देखो सिंपल सी, एच एक्स की वैल्यू बड़ी है या रॉ एच डब्ल्यू की? एच एक्स की, तो एच एक्स के सामने वाली क्वांटिटी भी बड़ी होगी, मतलब यहाँ पर डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? वाटर की, एज कम्पेयर टू दूसरे लिक्विड की। तो आप पूछ सकता है किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, समझ गए किसकी ज़्यादा है? जो ज़्यादा हाइट तक, सॉरी जिसकी, किसकी डेंसिटी कम है? जो ज़्यादा हाइट तक गया है, ठीक है। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? ज़्यादा हाइट पे चला जाएगा। बात समझ आई? पक्का? ये कौन सा हाँ होता है? आज बड़ी जल्दी टाइम हो गया ना, काफ़ी दिनों बाद। आज ही बोरिंग थी क्लास? आज की क्लास तो अच्छी थी, मुझे लग रहा है कि आज तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। आज नहीं आया होगा तो बैलो फिर तो। कोई है क्या हमारे बीच बैल? कोई पक्का मित्र? अच्छा कहाँ है? चलो फाइनल हो गया ना उसका। एक्चुअली में प्रॉब्लम उसकी पता है कहाँ है, वो पढ़ सकती है लेकिन उसकी प्रॉब्लम हो जाती है छुट्टियाँ बहुत करती है। और क्लास में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डिसिप्लिन। अब मैंने इस चैप्टर में बोला गलती से छुट्टी मत लेना। तो इस चीज़ में क्या है कि फिर आप पढ़ नहीं सकते, आप 9th-10th की तरह नहीं कर पाओगे। जैसे तरुश्री के साथ भी है कि छुट्टी का बहुत मन करता है लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती भेजती हैं। परसों ये बच गई, मैं जल्दी में था क्लास में इसलिए। मैं बात करके आता अपनी मम्मी से। डन, समझ आया? डायग्राम बना दोगे बोर्ड पे? नहीं बना पाओगे? तो बोर्ड पे एक डायग्राम बना लोगे? अच्छा, ये डायग्राम प्लॉट करना बोर्ड, बुक लेके करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी अभी भर के लाए थे कि दे दो उसको, दे दो। आज बायो की क्लास थोड़ी होगी तुम लोग, सेकंड क्लास केमिस्ट्री है। फिजिक्स की भी तो चल रही थी ऐसे, भूल गए थे? हो सकता है मैं क्लासेस थोड़ी बहुत बढ़ा भी आप लोगों की, संडे वनडे को बुला लूँ अगर मुझे स्लो चल। अच्छा सर ने बोल दिया ये? चलो बहुत बढ़िया काम हो गया आप लोगों का, मेरा काम हो गया।
चल हो जाएगी। अच्छा ये पता है आप लोगों को कि नहीं सबकी है? हाँ हाँ सबकी है क्लास, संडे को क्लास। तो बेटा अभी तो फिर भी कम लग रही है क्लासेस, क्लासेस तो 12th में लगती है। एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती, एक दिन की। कोई गलत बात नहीं, तभी तो कोर्स इतनी जल्दी खत्म होता है। ट्वेल्थ में हमारा टारगेट रहता है कैसे भी करके अक्टूबर तक कोर्स फिनिश करना। अब मैंने तो सितंबर में कर दिया था। हो गया? चलो बच्चों ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करो। शेड कर दो, हाँ अलग लिक्विड है ना, उसको अलग शेड में कर दो, नीचे डॉट 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 वाले में शेड कर दो। नहीं वाटर कॉलम दिखा दो कि वाटर में ऐसे डैश वाटर बनाते हैं ना अपन जैसा। हाँ ऊपर भी ऊपर भी ऊपर भी खाली जगह छोड़ दी, इसमें भी वाटर। हाँ वाटर ही है। हाँ तो बेटा इसमें भी दो लिक्विड है, तीन लिक्विड है एक्चुअली में, इधर ऑयल है, उधर ग्लिसरीन है और नीचे वाटर है। और आपको बाकी चीजें दे रखी है। पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम, आपसे ऑयल कॉलम की लेंथ पूछी, एक्स की वैल्यू फाइंड एक्स। कार्तिक राजवंश आप लोग जयपुर क्यों नहीं आए? सो इसमें ऑयल की डेंसिटी तो गिवन है, क्या सर इसमें ऑयल की डेंसिटी गिवन है तो कैसे सॉल्व करना? डेंसिटी गिवन है यार, कैसे नहीं है गिवन? मैं सबकी डेंसिटी दे रहा हूँ ना आपको। ग्लिसरीन की डेंसिटी आपको गिवन है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ऑयल की डेंसिटी गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.08 0.8 मतलब अल्कोहल है वो। लिखा तो है यार मर्क्यूरी, ये बी से लेकर डी तक पूरा मर्क्यूरी है। ठीक है बी से, अरे यार इसने बेवकूफ ने थोड़ा सा वो कर दिया गड़बड़। ये पूरा ना, अरे मैंने बोला था लेकिन वो जेड जेड जैसा बना दिया ना, कम से कम सेम तो दिखने चाहिए। ये वाला मतलब एच जी है, यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है क्या पता नहीं इसने क्या लिख दिया, क्या बना दी? अरे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर वो हाइट बताया वहां से। एक रेफरेंस पॉइंट बताया कि रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन है। 10 सेकंड बहुत, फटाफट कर। एक्स की वैल्यू अभी तो सिखाया तरीका, डायरेक्ट कर क्यों इतना माथा लगा रहे हो? सेम हाइट पे सेम प्रेशर होगा, तो उधर की तरफ कितना प्रेशर लग रहा है? पी नॉट प्लस रोजी 10। 9.6 क्या आंसर? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने पूछा तुम लोग जयपुर क्यों नहीं आए अभी तक? सर मंडे को चलो देखते हैं, आपका मंडे का वेट कर रहा हूँ। सर आपकी क्लास के बाद कौन सी क्लास है? केमिस्ट्री। एच जी है बेटा, मर्क्यूरी है। इसकी पता नहीं आप लोगों को, मैंने बोला ना स्टैंडर्ड है, याद रखना 13.6। मर्क्यूरी की और वाटर की तो याद ही रखना। दे रखे ना, दिया तो है मैंने 1.3 0.8। अरे यार तुम लोग नालायक, मैं कर देता हूँ सब। रोए जा रहे रोए जा रहे। 1.3 ऑयल की 0.8, वैसे ये अल्कोहल की होती है। देखो गिवन डेंसिटीज में फिर से बता देता हूँ, ये वाला 1.3 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी आपको गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी होती है बच्चों 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? अब बस कुछ नहीं करना, प्रेशर जोड़ देना इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। देखो जितना यहाँ प्रेशर है उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है, सेम हाइट पे सेम प्रेशर। तो इस तरफ कितना प्रेशर लग रहा है, ध्यान से देखो, पी नॉट एटमोसफेयर का प्लस रॉ जी, और हाइट ऑफ दिस कॉलम कितना है 10 दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। चलो इस सबको उसमें करते हैं SI यूनिट में। इसका रॉ भी दे रखा है मुझे कितना 1.3 इंटू जी की वैल्यू 10, और हाइट कितनी है बच्चों 0.1 मीटर में लेना है ना, और यही प्रेशर इधर भी लगना चाहिए। तो इधर की तरफ टॉप से देखना शुरू करो, ऊपर से एयर का प्रेशर लग रहा है P नॉट प्लस इसकी हाइट और इसकी डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी 0.8 इंटू जी की वैल्यू 10, और इसकी हाइट कितनी है मुझे नहीं दे रखा है, इसने x दे रखा है तो मैंने x रख दिया, प्लस दूसरा क्या है मेरे पास मर्क्यूरी, ये लिक्विड मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का कितना हाइट दे रखा है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10 जी की वैल्यू, और इंटू इसकी हाइट। एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की है, डेंसिटी चेंज नहीं किया मैंने, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ दिया, मुझे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चाहिए होता ना, बट यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ठीक है कोई दिक्कत आएगी नहीं। और हाइट कितनी बच्चों इसकी 10 माइनस, देखो P नॉट से P नॉट गुजर गया, सॉल्व करना आता है क्या आपको? देखो 10 से 1.3 को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 13 इंटू 0.1, वो कितना हो गया एज इट इज़ 1.3 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 10 कितना हो गया 8x प्लस 13.6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 136, और इसको फिर अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो 1360 माइनस 136x, यही होगा। x वाली टर्म्स को उधर भेज देता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो 136 माइनस 8 कर दो कितना हो जाएगा 128, अरे हाँ या ना, 128x इज इक्वल टू 1360 माइनस 1.3, सॉल्व कर लो, आंसर इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर, मीटर में आएगा आंसर, उसको कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर। ठीक है, डन। तो मीटर में आएगा ना, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं भी तो बोल रहा हूँ मीटर में आएगा, उसको कन्वर्ट कर लेना। 9.6 मीटर का 0.096 आएगा, तो उसको मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया मैंने, आंसर तुम्हारे 0.096 आएगा। ठीक है, डन। तो चलो आज की क्लास लेट हो रही है अपने, फ्री कर देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।